नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। दुनिया भर की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम आपके सामने। हम आपको बताते हैं वो खबरें जिसका असर सीधा सीधा आप पर होता है, पूरी दुनिया पर होता है। वर्ल्ड नाउ में क्या है खास, चलिए जल्दी से जानते हैं। वर्ल्ड नाउ में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका के उस प्लान के बारे में जिसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया में अमेरिका के और ईरान के सीजफायर की बातचीत हो रही है, डिप्लोमेसी की बातचीत हो रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका एक बहुत बड़े खौफनाक अटैक के बारे में प्लान कर रहा है? और इस बारे में आज पीट हेग्सेथ ने भी चर्चा की और कहा है कि अगर डील नहीं हुई तो अमेरिका इस बार ऐसा हमला करेगा जिससे शायद ईरान उबर ही ना पाए। मिडिल ईस्ट में इस समय खामोशी है और गहरी खामोशी के पीछे एक खौफनाक सच भी है। वर्ल्ड नाउ में आपको हमने दिखाया, बार बार ट्रंप ने कहा है कि वो ईरान का भूगोल बदलने जा रहे हैं। एक खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, पेंटागन से खुफिया रिपोर्ट निकली है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि पेंटागन ने ईरान को तबाह करने का फाइनल ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। तारीख भी मुकर्रर कर दी गई है, 23 अप्रैल। खबर है कि इस दिन अमेरिका ईरान के अलग अलग ठिकानों पर एक साथ मल्टीपल स्ट्राइक कर सकता है। अगर डील नहीं हुई तो ईरान को संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा और एक साथ खार्ग, होर्मुज और तेहरान को निशाने पर लिया जाएगा और इसके तुरंत बाद जीत का दावा कर सीजफायर का ऐलान कर दिया जाएगा। ओमान की खाड़ी से लेकर होर्मुज स्ट्रेट तक अमेरिकी जहाजों की तैनाती और सैन्य बेड़े का जमावड़ा यह बता रहा है कि अमेरिका कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। इस वक्त 15 जंगी बेड़े हैं, 60,000 सैनिकों की फौज है और अमेरिका ने ईरान को चारों तरफ से घेरा हुआ है। पेंटागन की नजरें खार्ग आइलैंड पर हैं, क्योंकि खार्ग आइलैंड गिरा तो ईरान की इकोनॉमी तबाह हो सकती है। खार्ग आइलैंड ही वो इलाका है जहां से ईरान का 90% ऑयल एक्सपोर्ट होने के लिए दुनिया भर के अलग अलग इलाकों में जाता है। यही वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां 5 से 6 तेल टैंकर एक साथ रिफिल किए जाते हैं। यह बात ऐसा नहीं कि ईरान को जानकारी नहीं है इस बात की, यह बात पता है, ईरान जानता है, तेहरान जानता है इस बात को। इसलिए ईरान भी अपनी मिसाइल सिटीज को सक्रिय कर चुका है, 10 लाख लड़ाके जंग के लिए तैयार कर चुका है। तो 22 अप्रैल को सीजफायर खत्म हो रही है। 23 अप्रैल को मिडिल ईस्ट में क्या होगा, पेंटागन की रिपोर्ट की हकीकत क्या है, अमेरिका क्या प्लान कर रहा है, ईरान को क्यों चारों तरफ से घेरा जा रहा है, सारी खबरें हम आपको बताएंगे विस्तार से। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे ईरान की उस धमकी के बारे में जिससे दुनिया में व्यापार ठप होने के आसार हैं। अमेरिका ने ईरान से 2 कदम आगे बढ़ते हुए गल्फ ऑफ ओमान में नेवल ब्लॉकेड लगा दिया और जब से ये नेवल ब्लॉकेड लगा है, मिडिल ईस्ट के समंदर में शांति का सब्र तेजी से टूट रहा है। सीजफायर की मियाद भी खत्म होने वाली है, महाविनाश का मंजर दिख रहा है। ईरान ने दुनिया की लाइफलाइन कही जाने वाली 3 समुद्री मार्ग, रेड सी, ओमान सागर और फारस की खाड़ी को पूरी तरीके से ठप करने की खुली धमकी दे दी। और एक चेतावनी नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंधक बनाने की बहुत बड़ी रणनीति है। अमेरिका को घुटनों पर लाने की बहुत बड़ी रणनीति है। अमेरिका की नौसैनिक नाकेबंदी और ईरान के तेल टैंकरों को रोके जाने से भड़का तेहरान अब आर पार के मूड में है। अगर ईरान का यह दांव सफल हुआ तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई रुक जाएगी और पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग लगेगी। दूसरी तरफ चीन ने साउथ चाइना सी में घेरेबंदी शुरू कर अपना खेल शुरू कर दिया है। एक तरफ होर्मुज की घेरेबंदी, दूसरी तरफ लाल सागर का संकट और तीसरी तरफ साउथ चाइना सी की बैरिकेडिंग। तो क्या एक ऐसे समय की शुरुआत हो रही है जहां व्यापारिक मार्ग युद्ध का अखाड़ा बन जाएंगे और पूरी दुनिया के व्यापार को ठप कर देंगे? जानेंगे विस्तार से। और ईरान का एक कदम कितना घातक हो सकता है पूरी दुनिया के लिए और इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? क्या इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा? अमेरिका को आखिर नेवल ब्लॉकेड करने की आवश्यकता क्या थी, बताएंगे आपको डिटेल से। फिर वर्ल्ड नाउ में बात करेंगे जंग के एक और फ्रंट की, अमेरिका, इजराइल, ईरान की लड़ाई के बारे में तो आप जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि तुर्की पर हमला होने वाला है? मिडिल ईस्ट का नक्शा एक बार फिर से बदलने की दहलीज पर है। दुनिया का ध्यान ईरान पर है, लेकिन इजराइल और अमेरिका की नजरें एक ऐसे मुल्क पर टिकी हैं जो चुपचाप अपना खेल खेलता रहा है। वो अमेरिका के दोस्तों से भी यारी रखता है और अमेरिका के दुश्मनों से बहुत ज्यादा यारी रखता है। आप समझ गए होंगे, इस देश का नाम है तुर्की। तेल अवीव में चर्चा आम है, अमेरिका में चर्चा आम है कि दुनिया इस वक्त ईरान की तरफ देख रही है, लेकिन अमेरिका इजराइल की नजरें तुर्की पर चली गई हैं।
यहां तक कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता यूएस से यह बात भी कह रहे हैं कि तुर्की पर कभी भी हमला हो सकता है। इजराइल का सीधा आरोप है कि तुर्की सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे देशों के साथ मिलकर एक नया सुन्नी गुट बना रहा है, जो खाड़ी देशों में तुर्की के वर्चस्व और नया खलीफा बनने के मंसूबों को हवा देता है। यही नहीं, तुर्की परमाणु हथियार भी हासिल करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसी बीच वॉशिंगटन से खबरें और भी खतरनाक हैं। ट्रंप के नेटो विरोधी तेवर और नेटो को पेपर टाइगर करार देने की नीति से गठबंधन की बुनियाद हिलती दिख रही है। अगर अमेरिका नेटो से निकला तो नेटो एक बेजान ढांचा बनकर रह जाएगा, नेटो की ताकत खत्म हो जाएगी। और इसी आड़ में इजराइल हो सकता है कि टर्की पर हमला बोल दे, क्योंकि न नेटो का सुरक्षा कवच रहेगा और न ही तुर्की के साथ बाकी के 31 देश उसके लिए लड़ने के लिए आएंगे। तो आखिर क्यों टर्की को निशाने पर लेना चाहता है इजराइल? और क्या ईरान के बाद इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन टर्की है? बताएंगे आपको जंग के एक और नए फ्रंट के बारे में डिटेल से। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ में इन खबरों को विस्तार से। बहुत मशहूर लाइनें, न फिजाओं में हलचल है न हवाओं में गर्मजोशी है, यह सन्नाटा महज इत्तेफाक है या तूफान से पहले की खामोशी है। मिडिल ईस्ट की जंग में फिलहाल आपको खामोशी तो दिख रही है, लेकिन यह खामोशी किसी तबाही से पहले की खामोशी नजर आती है, जिसमें मनहूसियत ज्यादा है और उम्मीदें कम है। वर्ल्ड नाउ में मैंने आपको कई बार बताया कि ट्रंप की कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है, और ऐसा ही हो रहा है। आज आपको बताते हैं पेंटागन की एक वायरल रिपोर्ट के बारे में, जिसके बारे में आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ईरान पर हमले की रणनीति बना चुका है। सेकेंड फेज अटैक के लिए तारीख पर मुकर्रर तय कर दी गई है और बाकायदा इसके लिए तैयारी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमेरिका किस दिन कोऑर्डिनेटेड अटैक की शुरुआत कर सकता है? वो तारीख है 23 अप्रैल। खबर है 23 अप्रैल को अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर एक साथ मल्टीपल लोकेशंस और पॉइंट्स पर हमला कर सकता है। इसके बाद अमेरिका सीजफायर और जीत का दावा करेगा और खार्ग को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेगा। सबसे पहले इस रिपोर्ट का मजनून क्या कहता है, अमेरिका की प्लानिंग क्या है, यह जान लीजिए। फिर आपको बताएंगे ईरान क्या तैयारी कर रहा है। ऐसे नहीं ईरान को जानकारी नहीं है, ईरान की खुफिया एजेंसी को इस बात की जानकारी है। तो अमेरिका ईरान पर हमले के लिए बहुत बड़ा प्लान कर रहा है। ईरान के खार्ग आइलैंड पर हमला करके उसे कब्जाना चाहता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर भी हमला होगा, जिससे कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से पीछे धकेला जा सके ईरान को, IRGC को। ईरान में कई जगहों पर एक साथ अटैक हो सकता है। न्यूक्लियर ठिकानों पर फिर से अटैक संभव है। 23 अप्रैल को फाइनल हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर, और इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर तैयारियों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में पेंटागन की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग भी हुई, उसमें हमले की रणनीति भी बनी। इसे बताया गया कि 7 हमला करने के बाद ईरान काबू में आ सकता है, और इसलिए नेवल ब्लॉकेड लगा है। एक तो सपोर्ट नहीं पहुंचेगा, जहाज नहीं पहुंचेंगे, नेवल ब्लॉकेड है, और दूसरा हथकंडा अपनाया गया तो ईरान को एक साथ कई हमलों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन पिछले 45 दिन से ईरान सीना ताने खड़ा है, और ईरान ने कह दिया है कि हमला कितना भी बड़ा हो, हम आखिरी दम तक जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरान एक साथ कई देशों के साथ जंग कर रहा है, कई मोर्चों पर लड़ रहा है। पेंटागन से निकलकर जानकारी यह भी आई है कि ओमान की खाड़ी में जो घेरेबंदी की गई है, उसके सहयोग से होर्मुज में हमला किया जाएगा, और फाइटर जेट्स के जरिए खार्ग आइलैंड पर भी हमला होगा, जबकि फाइटर जेट्स के जरिए ही ईरान के कई ठिकानों पर हमला संभव है। स्पेशल प्लेन से स्पेशल कमांडोज भी उतारे जा सकते हैं, और मिसाइल ठिकानों को तबाह करने की प्लानिंग भी की जा रही है। यहां तक कि 82 एयरबोर्न डिवीजन को उतारने पर प्लान बनाया गया है, जो खार्ग आइलैंड पर उतरेंगे और ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने कंट्रोल में करेंगे आफ्टर अमेरिका अटैक। इसके बाद वो पल आएगा जब अमेरिका ऐलान करेगा कि खार्ग और होर्मुज पर अब उसका कंट्रोल है, और इसलिए वो जंग जीत चुका है। और अगर ईरान को समझौता करना है, सीजफायर करना है, और खार्ग और होर्मुज वापस चाहिए, तो उसे अमेरिका के साथ डील करनी होगी। इस खबर की पुष्टि इसलिए भी हो रही है क्योंकि ईरान की घेरेबंदी में अमेरिका लगातार जुटा हुआ है।
जरा मैप देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि कहां कहां इस वक्त अमेरिकी जहाज तैनात हैं। ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ये है अमेरिका का घेरा, समुद्री घेरा जो है वो इस मैप के जरिए आप समझ सकते हैं। जरा फुल स्क्रीन ये मैप हम आपको दिखाते हैं। इसमें आप दो इलाका देख रहे हैं, एक होर्मुज स्ट्रेट का इलाका है और एक यमन का इलाका है जहां बाब अल मंदेब स्ट्रेट है। ये जो इलाका आप इस वक्त देख रहे हैं ये है होर्मुज स्ट्रेट, ये ओमान की खाड़ी है, लेकिन अमेरिका का जो आखिरी ब्लॉकेड है वो यहां पर है, इस एरिया में। ईरान का ब्लॉकेड यहां पर है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो सबसे सखरा गलियारा है। और ये जो आप देख रहे हैं ये पर्शियन गल्फ है, फारस की खाड़ी। ज्यादातर मिडिल ईस्ट के देश इसी रास्ते से अपना ज्यादातर व्यापार करते हैं और खरीद फरोख्त का काम करते हैं, तेल खरीदने और बेचने का काम भी करते हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से इनके लिए बहुत दिक्कत की बात है और यहां ब्लॉकेड होने से ईरान के लिए बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि ईरान भी अपना व्यापार अब सामान्य तरीके से नहीं कर पा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है। जो भी जहाज इधर से ईरान की तरफ बढ़ता है यहां पर उसे यूएस आर्मी रोक लेती है। उसके बाद कोई जहाज अगर यहां से, ये रहा खार्ग आइलैंड, अगर यहां से निकलने की कोशिश करता है ईरान के किसी भी पोर्ट से, दो द्वीप यहां पर भी हैं, एक खार्ग आइलैंड यहां पर है, यहां से निकलने की कोशिश करता है, फिर यहां पर उसे अमेरिका ब्लॉक कर देता है। कोशिश यह है कि जिस स्थिति से मिडिल ईस्ट के देश गुजर रहे हैं, चाहे वो कतर हो, कुवैत हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरेबिया हो, उसी सेम सिचुएशन को ईरान भी फील करे कि वो अपना सामान नहीं बेच पा रहा है, जैसे ये देश नहीं बेच पा रहे। जैसे इन देशों पर प्रेशर है वैसे ईरान पर भी प्रेशर है और इसलिए ये ब्लॉकेड है। तो ये है स्थिति यहां पर। और ईरान क्या करना चाह रहा है? ईरान की कोशिश ये है कि रेड सी के इस मंदेब स्ट्रेट को, जो आप यहां पर देख रहे हैं यमन के ठीक नीचे, मैं चाहूंगा कैमरा पर्सन को थोड़ा सा फोकस करें, थोड़ा सा नीचे, यहां पर यमन के पास थोड़ा सा और नीचे, ये जो मंदेब स्ट्रेट आप देख रहे हैं रेड सी के एग्जिट पॉइंट पर, उसको ब्लॉक करने की कोशिश में है इस वक्त यमन के अपने प्रॉक्सी सहयोगी की तरफ से। अगर ईरान की बात की जाए तो ये लाल सागर का इलाका भी बंद हो जाएगा, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद हो जाएगा। और अगर सुएज कैनाल भी किसी तरह से बंद कराने में ईरान कामयाब हो गया तो फिर हाहाकार समझते हैं, वो हाहाकारी स्थिति आ जाएगी जिससे पूरी दुनिया कराह उठेगी। चलिए अब आपको बताते हैं कौन कौन सा जहाज अभी ईरान को लेकर तैनात किया गया है, ताकि ईरान के खिलाफ अगर यह ऑपरेशन शुरू हुआ तो समंदर में अमेरिका को नुकसान का सामना ना करना पड़े। करीब 15 युद्धपोत तैनात किए गए हैं। कौन कौन से शिप हैं? यूएसएस अब्राहम लिंकन है, यूएसएस त्रिपोली है, यूएसएस न्यू ऑर्लियंस है, यूएसएस रशमोर है, यूएसएस मेलियस है, यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक है, यूएसएस पिकनी है, यूएसएस मिक्सचर, यूएसएस माइकल मर्फी, यूएसएस जॉन फिन, यूएसएस राफेल पेराल्टा, यूएसएस कैनबरा, यूएसएस बेनब्रिज, यूएसएस थॉमस हडनर, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन जूनियर। ये तो सिर्फ जहाज हैं। 60,000 सैनिकों की घेरेबंदी लगाई है अमेरिका ने, 60,000 सैनिकों को पहुंचाया यहां पर इस इलाके में। दुनिया के हर एक इलाके से निकालकर सैनिक यहीं डाल रहा है अमेरिका। वो कहावत है, मरता क्या ना करता। अमेरिका के पास अब खोने के लिए कुछ बचा नहीं। अगर यहां से एक भी डील लेकर अमेरिका नहीं गया तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को क्या मुंह दिखाएंगे। ईरान के खिलाफ अमेरिका ने घेरेबंदी तो कर ली है, लेकिन जिस ईरान से अमेरिका 40 दिन तक नहीं जीत पाया, क्या वो एक दिन में लड़ाई जीत लेगा? पेंटागन तैयारी तो कर रहा है, लेकिन ट्रंप डील की बात कर रहे हैं और डील ना होने पर धमकी दे रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि पेंटागन में पूरी तैयारी हो चुकी है कि ईरान को कैसे गिराना है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि बिना फायर किए अगर डील पर बात बन जाए तो फिर अमेरिका का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस बात की गारंटी नहीं है कि अगर 23 अप्रैल को बहुत बड़ा हमला, कोऑर्डिनेटेड अटैक अमेरिका कर भी देता है तो उससे अमेरिका कामयाब हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, यह खबर तेहरान तक भी पहुंच गई होगी और IRGC तक भी पहुंच गई होगी, और IRGC अपनी तैयारी में लगा हुआ है। पेंटागन ने ट्रंप को रिपोर्ट दी है कि ईरान को हराने के लिए मल्टीपल लोकेशंस पर एक साथ अटैक करना होगा।
तभी ईरान को झुकाने पर मजबूर किया जा सकता है, वरना ईरान के पास ऐसे कई चाल हैं जो अमेरिका को फंसा देंगे। उधर ट्रंप ने भी हमले को लेकर हामी भर दी है। आपको हमले की पूरी रणनीति भी बताते हैं जो इस खुफिया रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है। होर्मुज के लिए यूएस के जहाज होर्मुज पर अटैक करेंगे, फाइटर जेट्स का भी इस्तेमाल होगा और इससे आईआरजीसी के ठिकानों पर हमला किया जाएगा और आईआरजीसी के चंगुल से होर्मुज को मुक्त कराया जाएगा। आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था हम होर्मुज को हमेशा के लिए खोलने जा रहे हैं। यह बयान इसी रिपोर्ट से कनेक्ट हो सकती है। तेल गैस की आपूर्ति को लेकर ऑपरेशन खुद की साख को ठीक करना मकसद। अब खार्ग आइलैंड पर भी अटैक हो सकता है, ईरानी तेल पर कंट्रोल करने के लिए हमला। अमेरिका अगर खार्ग को कंट्रोल कर लेता है तो ईरानी तेल कब्जे में आ जाएगा। फिर न्यूक्लियर साइट पर अटैक होगा क्योंकि एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका चाहता है कि वो ईरान के कंट्रोल से अपने कंट्रोल में ले ले। होर्मुज में आईआरजीसी के ठिकानों को तबाह करना चाहता है, खार्ग आइलैंड में तेल पर कंट्रोल करना चाहता है, ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना चाहता है, इसलिए एनरिच्ड जो यूरेनियम है उस पर भी अमेरिका की नजर है। यानी अमेरिका की प्लानिंग यह है कि 23 अप्रैल को या तो इस पार या तो उस पार। अगर उस पार फिर तो ठीक है, अमेरिका की साख बच जाएगी, लेकिन अगर 40 दिन की तरफ फिर इस पार रह गए तो क्या होगा डोनाल्ड ट्रंप का। यह प्लानिंग पेंटागन ने सीआईए की खुफिया रिपोर्ट के बाद बनाई है, लेकिन आपको बताते हैं पेंटागन जहां पर यह प्लानिंग बनी है आखिर वो कौन सी जगह है। पेंटागन को अमेरिका का रक्षा मुख्यालय कहते हैं, डिपार्टमेंट डिफेंस का मुख्यालय। यह वर्जीनिया के आर्लिंगटन में स्थित है। पेंटागन का काम है अमेरिकी सैन्य अभियान और राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रबंध करना। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, सैन्य नीति और सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना, वायुसेना के कोऑर्डिनेशन संचालन के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया की सबसे बड़ी कार्यालय इमारतों में से एक है जहां 23,000 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। इसके अलावा खुफिया रिपोर्ट के आधार पर हमले की प्लानिंग होती है। दुनिया के हर हलचल पर यहां नजर रखी जाती है। किस देश का प्राइम मिनिस्टर इस वक्त क्या कर रहा है, किस देश का राष्ट्रपति इस वक्त क्या कर रहा है, किस देश में आज क्या हलचल हुई, किस देश ने कितना बजट पास किया, किस देश ने कितना रक्षा बजट पास किया है, कौन सा देश अमेरिका के लिए खतरा है, कौन सा देश तेजी से विकास कर रहा है, किस देश में खुशी का माहौल ज्यादा है तो वहां बिगाड़ो। बांग्लादेश की देख लीजिए आप, छोटा सा एग्जाम्पल देके आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश पाकिस्तान से ज्यादा रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। बांग्लादेश में सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा था, भारत के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे, तो अमेरिका को लगा कि ये तो फिर तरक्की के रास्ते पर आ रहे हैं। तो पेंटागन में प्लानिंग बनी कि इसको हटाओ, शेख हसीना को, तभी यहां पर बात बन पाएगी और अपनी किसी पपेट को बिठाओ। तब जाकर शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। मोहम्मद यूनुस, जिसे तथाकथित सीआईए एजेंट कहा जाता है, उसकी वापसी। और उसके बाद देखा आपने कैसे हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पूरा बांग्लादेश जल गया। और आज की तारीख में बांग्लादेश अपने समय से 10 साल पीछे चला गया। तो पेंटागन का असली काम यह है, अगर आसान भाषा में समझे तो, कि अमेरिका के नियंत्रण में बाकी देश रहें, अमेरिका के नियंत्रण से बाहर ना जाए, और जो बाहर जाए उसको उसी के हिसाब से ठीक कर दिया जाए। लेकिन ये कहते क्या है, इनका काम क्या है पेंटागन का? ये कहते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा संचालन के लिए जिम्मेदार है, थल, नौसेना, वायुसेना के बीच समन्वय की देखरेख करते हैं। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर रणनीति बनाते हैं, विदेश नीति से संबंधित प्रस्ताव पर फैसला करते हैं, देश के खतरे को लेकर आगामी रणनीति तैयार करते हैं, देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर प्लान करते हैं, विदेशी खतरों से निपटने के लिए योजनाएं बनाते हैं, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, विदेशी सैन्य ताकत और खतरों का आकलन करने में हमेशा आगे रहते हैं और खतरे को ध्यान में रखकर ही आगे की रणनीति बनाई जाती है। पेंटागन यानी पेंटागन ही है जो विदेश में अमेरिका की नीति को ऑपरेट करता है या फिर तैयार करता है। अमेरिका की विदेश नीति पेंटागन के रिपोर्ट्स पर ही तैयार की जाती है। लेकिन यहां यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि पेंटागन बना कैसे, इसकी ताकत कितनी है, अमेरिका को पेंटागन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल कहानी शुरू होती है वर्ल्ड वॉर II के दरमियान। 1941 में वर्ल्ड वॉर II शुरू हुआ और 1943 में खत्म हुआ। लेकिन
तेजी से बढ़ती अमेरिकी सैन्य व्यवस्था को एक केंद्रीकृत कमांड चाहिए थी और इसलिए पेंटागन को तैयार किया गया। पेंटागन क्यों? क्योंकि इसकी संरचना 5 कोणीय है। अगर आप इसे एरियल व्यू से देखेंगे, आप इसकी इमेज फोटो को देखेंगे तो आपको इसमें 5 कोण नजर आएंगे, इसलिए इसे पेंटागन कहा जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग्स में से एक है। यहां यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ डिफेंस का मुख्य संचालन होता है। यहां से थल, जल, वायु सेना समेत वैश्विक सैन्य रणनीतियों की प्लानिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। इसकी ताकत उस कमांड सिस्टम में है जो पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की तैनाती, ऑपरेशन, इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी को एक साथ जोड़कर काम करता है। यानी पेंटागन अमेरिकी सैन्य शक्ति का ब्रेन सेंटर है। अगर अमेरिकी सेना पूरा शरीर है तो पेंटागन उसका ब्रेन है, जहां से ग्लोबल लेवल पर युद्ध, रक्षा, रणनीति, कूटनीति के बड़े फैसले किए जाते हैं। और यह सब दुनिया भर से जुटाई गई खुफिया इनपुट्स के आधार पर होता है। यह इमारत अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना की कमान का केंद्र है, जहां से पूरी दुनिया में अमेरिकी सैन्य अभियानों की योजना और नियंत्रण की जाती है। इसलिए इसे अमेरिकी सैन्य शक्ति का प्रतीक भी मानते हैं। लेकिन 9/11 के हमले के वक्त पेंटागन भी हमले का शिकार हुआ था और तब अमेरिका की सिक्योरिटी का, सुरक्षा का यह प्रतीक हमले की जद में था। खैर, पेंटागन में अब ईरान पर जो हमले की रणनीति बनी है, इस पर अमेरिका ने इंप्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया है और इसे ऑलमोस्ट फिनिश भी कर दिया है। नेवल ब्लॉकेड उसी का पार्ट है। बेशक यह फैलाया जा रहा हो, यह प्रचार किया जा रहा हो कि हमने ईरान के सामान को रोकने के लिए नेवल ब्लॉकेड किया है, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन के नेवल ब्लॉकेड से कुछ हासिल नहीं होता। मुख्य मकसद यह है कि ईरान को किसी भी तरह की मदद ना पहुंचे और ईरान बाहरी दुनिया से कट जाए। इसलिए नेवल ब्लॉकेड के लिए 15 युद्धपोत तैनात किए हैं ओमान की खाड़ी में अमेरिका ने, जो कि अरब सागर के करीब तैनात किए गए हैं। डिस्ट्रॉयर भी खाड़ी देशों के आसपास है। अमेरिकी सेना ने मिडिल ईस्ट में भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। सेंटकॉम ने जानकारी दी है कि मिडिल ईस्ट इलाके में 50,000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं और ये सामान्य समय से करीब 10,000 ज्यादा हैं, जो ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और होर्मुज स्ट्रेट के ब्लॉकेड के कारण बढ़ाई गई है। युद्ध से पहले इस इलाके में 40,000 सैनिक तैनात थे। वर्तमान में 50,000 सैनिक तैनात हैं। 10,000 सैनिकों की संख्या ज्यादा है और 10,000 अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट की बात कही गई है, यानी 60,000 सैनिक डिप्लॉय रहेंगे यहां पर। अब जब 60,000 सैनिक एकत्र हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो शांति का कबूतर तो उड़ाएंगे नहीं। यकीनन जंगी तैयारी है, यानी लड़ाई की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, परमिशन भी दी जा चुकी है और बातचीत का जो नजराना है वो भी पेश करने की कोशिश की जा रही है। अब 23 अप्रैल को लड़ाई होगी, नहीं होगी, अमेरिका और ईरान 22 अप्रैल को सीजफायर कर लेंगे, नहीं करेंगे, या फिर उससे पहले जैसे अमेरिका की फितरत रही है उससे पहले ही अटैक हो जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि इससे पहले भी 2 बार जब हमले हुए, खास करके जून 2025 में और फरवरी 2026 में, इन दोनों हमलों के दरमियान भी अमेरिका ईरान में बातचीत चल रही थी। लेकिन इस बातचीत के दरमियान अमेरिका ने अटैक कर दिया। अभी 23 तारीख की खबर फ्लोट तो की गई है, लेकिन हो सकता है कि अमेरिका इससे पहले किसी दिन अटैक कर दे, क्योंकि दुश्मन को हराने के लिए किसी भी हमले में जो सबसे खास एलिमेंट होता है वो होता है सरप्राइज एलिमेंट। और इस खबर की भनक ईरान को है। ईरान जानता है कि अमेरिका ने जिस लड़ाई की शुरुआत की है उसे खत्म ईरान ही करेगा। इसलिए ईरान ने अपने मिसाइल सिटीज को एक्टिवेट करने का काम शुरू कर दिया है। ईरान क्षतिग्रस्त पुल, रेलवे ब्रिज को ठीक कर चुका है, जिसे अमेरिका और इजरायल ने तबाह किया था। ईरान ने कहा कि देश और अपनी संप्रभुता को बचाने के लिए हम अपने खून के आखिरी कतरे का भी इस्तेमाल करेंगे।
और आईआरजीसी के करीब 10 लाख लड़ाकू जो है वो हाथ में हथियार लेकर तैयार है। ईरान भी चाहता है कि एक साथ एक बार में ही मामला फिनिश कर दिया जाए, ये बार बार का लफड़ा ही खत्म। ईरान को पता है सीजफायर महज एक धोखा है, छलावा है। सीजफायर के नाम पर अमेरिका पीछे से वॉर करने की तैयारी कर रहा है और ये बात ईरान भी कह रहा है, बार बार कह रहा है। ईरान ने भी अपने लॉन्च पैड्स को एक्टिव कर दिया है। खबर है कि अमेरिका ने अगर कुछ किया तो बहुत जोरदार रिटेलिएशन होगा, पलटवार होगा और इस बार पूरा हिसाब होगा। ईरान ने जो मिसाइल सिटी में मूवमेंट को रोक दिया था उसे फिर से शुरू कर दिया है। चलिए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि ईरान ने मिसाइल सिटी किस तरह से बनाई है और उनके मिसाइल सिटीज जमीन के बहुत नीचे हैं, जहां से बंकर बस्टर बम के जरिए भी नहीं पहुंचा जा सकता है। और ये देखिए किस तरह से एक स्ट्रक्चर है, पहाड़ की पत्थरों के नीचे, ग्रेनाइट के नीचे, जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में मिसाइल रखे हुए हैं और ये सब कुछ ऑटोमेटिक लॉन्चिंग सिस्टम पर काम करते हैं। ईरान ने ज्यादातर अपनी मिसाइलें जमीन के अंदर छिपाई हुई हैं। जब जरूरत होती है तो इन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि दुश्मन को मिसाइल सिटी के बारे में जानकारी नहीं होती, जिस कारण ईरान की ज्यादातर मिसाइल सुरक्षित है। खबरों के मुताबिक ईरान के पास अभी भी करीब 50% मिसाइलों का जखीरा है। वहीं बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो करीब 2000 से ज्यादा है। यानी अभी ईरान के तरकश में कई ऐसे तीर हैं जो अमेरिका और इजराइल को रोकने के लिए काफी है, वहां तबाही मचाने के लिए काफी है। अब इंतजार है तो 23 तारीख का इंतजार है, जहां देखना होगा कि क्या ट्रंप जो कर रहे हैं उस पर काबिज रहते हैं या जो पेंटागन से रिपोर्ट लीक हुई है उसमें सच्चाई है, और कौन किस पर जोरदार हमला करता है और किसका कितना नुकसान होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इंपॉर्टेंट स्टोरी आपके लिए। मिडिल ईस्ट की जंग में अभी सीजफायर का वक्त है, लेकिन दोनों ओर से फिर से हमले की तैयारी शुरू हो चुकी है। 22 अप्रैल के बाद फिर से तबाही दिख सकती है और इसी बीच ईरान ने एक नई धमकी दे दी है। ईरान ने दुनिया के 3 अहम समुद्री रास्तों को बंद करने की धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका ने होर्मुज और उसके बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखी तो वो लाल सागर में बाब अल मंदेब स्ट्रेट, ओमान सागर और पर्शियन गल्फ में समुद्री व्यापार पूरी तरीके से ठप कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो यकीन मानिए समुद्री रास्ते से व्यापार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दुनिया भर में हाहाकार मचनी तय है। अब जरा आपको दिखाते हैं, यह इलाका देखिए आप, यह है रेड सी का इलाका जो कि मिडिल ईस्ट के ठीक नीचे है, और यहां से ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये मंदाब स्ट्रेट है। यहां नीचे इस इलाके को जो आप देख रहे हैं, खाड़ी देशों से निकलने वाला बहुत सारा सामान मंदाब स्ट्रेट से ही निकलकर अरब सागर में जाता है। अगर आप यहां देखेंगे तो ये होर्मुज स्ट्रेट और इधर है पर्शियन गल्फ और नीचे है गल्फ ऑफ ओमान। और ईरान का कहना है कि इस इलाके में एक पत्ता नहीं हिलने दूंगा अगर अमेरिका ने अपना ब्लॉकेड नहीं हटाया, और ईरान को जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की। ईरानी सेना के केंद्रीय कमांड सेंटर चीफ अली अब्दुल्लाही ने कहा है कि अमेरिकी पाबंदियां और ईरानी जहाजों और तेल टैंकरों की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश उकसावे की कार्रवाई है। ईरान ने कहा कि वो अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हित की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने सोमवार से ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकेबंदी लागू कर रखी है। चलिए आपको बताते हैं आखिरकार ईरान ने ऐसी धमकी क्यों दी है, इसके पीछे की वजह क्या है। अमेरिका ने होर्मुज में अपनी नाकेबंदी के तहत ईरानी जहाज को वापस लौटा दिया और दावा किया कि अब तक 10 जहाज हम रोक चुके हैं। यानी ईरानी तेल लेकर जाने वाले टैंकर्स को अमेरिका आगे निकलने की परमिशन ही नहीं दे रहा है। अमेरिकी नौसेना ने ईरान की घेरेबंदी कर दी है। होर्मुज से ईरान का 10वां जहाज भी लौटा दिया है और अब तक 10 के 10 जहाज वापस लौट चुके हैं। सेंटकॉम कह रहा है स्थिति बहुत कंट्रोल में है, अमेरिका ने तो बस घेरेबंदी की है। यूएस का दावा है कि एक भी ईरानी जहाज नहीं गया है।
यानी ईरानी जहाजों को रोके जाने के कारण ईरानी तेल कहीं नहीं जा पा रहे हैं। उसकी वजह से ईरान ने धमकी दी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि जिन 3 समुद्री मार्गों को रोकने की धमकी दी गई है उससे क्या क्या व्यापार किया जाता है। अगर आप रेड सी देखेंगे और मांदाब स्ट्रेट देखेंगे तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को भी देखेंगे तो दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में से एक ये गिने जाते हैं। इन तीनों जगहों के जरिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका के बीच भारी मात्रा में तेल, गैस और कंटेनर कार्गोज की आवाजाही होती है। और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ता है, उससे ही दुनिया के कुल तेल का लगभग 20% सप्लाई गुजरता है, यानी करीब 17 से 20 मिलियन बैरल तेल रोजाना। वहीं मंदाब स्ट्रेट की बात करें जो कि रेड सी पर है, जरा मैप लेकर आइए। रोजाना करीब 6 से 7 मिलियन बैरल ऑयल मंदाब स्ट्रेट से निकलता है और ये बहुत बड़ी मात्रा में है। अगर कुल व्यापार की बात करें तो इस रूट से हर दिन अरबों डॉलर का व्यापार होता है। लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर का ग्लोबल ट्रेड मूव है यहां पर। आप सोचिए इसको आउटराइटली बंद कर देना क्या कोई समझदारी है? डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि आग को आग से बुझाया जा सकता है, लेकिन दुनिया शायद उनको बताए कि आग को पानी से बुझाया जाता है। सीधे शब्दों में ये तीनों समुद्री रास्ते दुनिया के ऑयल सप्लाई, ऊर्जा सुरक्षा और ग्लोबल ट्रेड की लाइफलाइन है और इनमें जरा सी हलचल होती है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाती है, जैसे कि अभी आपने पिछले 45 दिन में देखा है। आपको जरा फुल स्क्रीन तस्वीर दिखाते हैं कैसे ये जो जीपीएस लोकेशन पर छोटे छोटे आप डॉट्स देख रहे हैं, ये जहाज हैं जो वापस जाते हैं होर्मुज स्ट्रेट के करीब और होर्मुज स्ट्रेट जाकर फिर वहां से वापस पर्शियन गल्फ में लौट आते हैं। अभी होर्मुज बंद होने की वजह से और घेरेबंदी की वजह से तेल और गैस की कीमतों में आग लगी हुई है। और अगर ईरान ने रेड सी को बंद कर दिया तो क्या होगा? वैसे एक हकीकत यह भी है कि ईरान रेड सी को डायरेक्ट बंद नहीं कर सकता है, बल्कि ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले हूथी के लड़ाके मांदेब स्ट्रेट को बंद करने की ताकत रखते हैं। और अगर हूथी विद्रोहियों ने मांदेब स्ट्रेट बंद कर दिया तो लाल सागर बंद होगा और पहला झटका ग्लोबल ट्रेड को लगेगा। रेड सी के जरिए ही सुएज नहर से होकर एशिया, यूरोप का बहुत बड़ा व्यापार चलता है। अगर ये रास्ता बंद हुआ तो जहाजों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाना होगा, जिससे जो काम एक दिन में हो रहा है वो 10 से 15 दिन तक इसमें लग जाएंगे, जिससे शिपिंग कॉस्ट तेजी से बढ़ेगी। और अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका, यूरोप और मिडिल ईस्ट के देश तुरंत एक्टिव होंगे, क्योंकि ये रूट उनकी अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन है। अगर मांदेब स्ट्रेट बंद हुआ तो ये दुनिया पर वार होगा, जहाजों का रास्ता लंबा हो जाएगा, खर्च दोगुना हो जाएगा, 10 से 15 दिन की देरी हो जाएगी। तेल सप्लाई को झटका लगेगा, कीमतों में उछाल आएगा, पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, आम आदमी लाचार हो जाएगा। यूरोप में ही सामान की कमी का खतरा है। एशिया, यूरोप में व्यापार पर ब्रेक लगेगा, इंश्योरेंस और फ्रेट चार्ज हाई होंगे, कंपनियों को लॉस होगा, बाजार में हलचल होगी, मार्केट गिरेगा, मार्केट को नुकसान होगा, जियोपॉलिटिकल तनाव और बढ़ेगा, युद्ध का खतरा भी बढ़ जाएगा। और इसलिए नेवी भी अलर्ट मोड पर है। और ये सब कराया किसने? इसे फेक आदमी ने कराया, डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ लोग कहते हैं बेंजामिन नेतन्याहू ने कराया, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने फॉल्स एक तरह से भरोसा दिया, झूठा भरोसा। अब इस पे बात करेंगे कभी, लेकिन जहां अमेरिका ईरान की घेरेबंदी को लेकर डरा हुआ है, वहीं अब ईरान ने अगर मांदेब स्ट्रेट बंद कर दिया तो रेड सी बंद हो जाएगा, गल्फ ऑफ ओमान बंद हो जाएगा। अगर होर्मुज स्ट्रेट बंद किया गया
और इसके जरिए कितना इंपैक्ट होगा ये हमने आपको बता दिया। यहां रुकावट का मतलब है तेल की सप्लाई में भारी गिरावट और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भयंकर उछाल। इसका सीधा असर चीन और यूरोप जैसे बड़े आयातक देशों पर होगा। अमेरिका पर भी हो रहा है। अमेरिका ये नहीं सोचे कि उसके देश में इसका कोई इंपैक्ट नहीं। अमेरिका में जबरदस्त इंपैक्ट है। अमेरिका में गैसोलीन की कीमत बहुत तेजी से बढ़ रही है। यूरोप के कई देश तो कराह रहे हैं पेट्रोल डीजल की महंगाई से। इसके साथ साथ कंटेनर शिपिंग और एलएनजी सप्लाई भी प्रभावित होगी, जिससे बिजली उत्पादन और उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। व्यापारिक जहाजों को लंबा वैकल्पिक रास्ता अपनाना होगा, जिसमें समय और लागत दोनों बढ़ेंगे। ईरान ने लाल सागर को बंद करने की धमकी दी है। मिडिल ईस्ट में सैन्य तनाव को चरम पर पहुंचा सकती है, क्योंकि अमेरिका और सहयोगी देश इस रूट को खुला रखने के लिए तुरंत कार्रवाई कर सकते हैं। ईरान ने फारस की खाड़ी को बंद करने की धमकी दी है। अगर फारस की खाड़ी बंद होता है तो ईरान सिर्फ एक दो देशों को नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को झटका देगा, क्योंकि ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को होर्मुज जोड़ता है। एक तरफ पर्शियन गल्फ है तो दूसरी तरफ गल्फ ऑफ ओमान। पर्शियन गल्फ अगर बंद किया गया तो नुकसान क्या होगा? खाड़ी के तेल निर्यातक देशों पर असर होगा। सऊदी, यूएई, कुवैत, कतर, इराक पर ज्यादा असर देखा जाएगा। इसी रास्ते से इन देशों का तेल जाता है। रास्ता बंद हुआ तो कमाई रुक सकती है। तेल खरीदने वालों को भी झटका लग सकता है। चीन, जापान, यूरोप को सबसे तगड़ा झटका लगेगा, क्योंकि महंगाई बढ़ सकती है, तेल महंगा हो सकता है और सप्लाई भी रुक सकती है। अगर ईरान ने तीनों रास्तों को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? फिर बहुत बड़े पैमाने पर जियोपॉलिटिकल टकराव हो सकता है। यानी ईरान की एक चाल पूरी दुनिया को दबाव में लाने के लिए काफी है। और इसलिए यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार डील की बात करते हैं, भाग भाग कर जाते हैं डील पर बात करने के लिए, क्योंकि उनको पता है अगर जंग दोबारा शुरू हुई तो इस बार की लड़ाई इतनी भयानक होगी जिसका अंदाजा शायद भी डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं लगाया। और होर्मुज में टोल को लेकर जो नया प्रस्ताव ईरान ने रखा है, इसके तहत ओमान की सीमा से करीब से जाने वाले जहाजों पर कोई टोल नहीं लिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच पूर्ण युद्ध विराम के बाद इस हमले को अमल में लाया जाएगा। यह फैसला ओमान के रुख को देखते हुए किया गया है। ओमान ने प्राकृतिक रास्ते से कोई टोल नहीं लेने की घोषणा की थी। अब ओमान का कहना है कि इससे दुनिया में अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है। ईरान की यह कोशिश उसकी सीमा को सुरक्षित रखने की है। ओमान की सीमा के करीब जाने वाले जहाजों को अब ईरान भी नजरअंदाज करने को तैयार नहीं है। और अमेरिका की घेरेबंदी इस पूरे इलाके में माहौल को और खराब कर रहा है। अगर ओमान की खाड़ी को ईरान रोकने की कोशिश करता है तो फिर ओमान की खाड़ी में भी दो दो हाथ तय हैं, क्योंकि ईरान ओमान की खाड़ी में ही आज अमेरिका के सामने, और वहां दो ब्लॉकेड हैं, एक होर्मुज का ब्लॉकेड है और अमेरिका का ब्लॉकेड है। और यकीन मानिए इस बार लड़ाई शुरू होगी तो सबसे ज्यादा खतरा जो है वो गल्फ ऑफ ओमान में है, ओमान की खाड़ी में है। वहीं ईरान 3 समुद्र व्यापार मार्ग को ठप करने की धमकी दे रहा है। दूसरी ओर अमेरिका का ब्लॉकेड है। खबरों के मुताबिक चीन समंदर में होर्मुज से भी बड़े रास्ते को ब्लॉक करने की तैयारी में है। दरअसल फिलीपींस और जापान से विवाद के बीच चीन ने साउथ चाइना सी में प्रवेश द्वार को आंशिक रूप से ब्लॉक करने की तैयारी शुरू कर दी है। चीन की कोशिश इसके प्रवेश द्वार को कंट्रोल में लेने की है। इसके लिए उसने स्कारबोरो शोल के पास जहाजों की तैनाती शुरू की है। चीनी जहाजों के जरिए इसके प्रवेश द्वार को बंद कर सकता है। सैटेलाइट इमेज के मुताबिक चीन ने साउथ चाइना सी के प्रवेश द्वार को ब्लॉक करने के लिए एक अवरोधक, एक जहाज और 4 मछली पकड़ने वाले नाव को लगाया है। इन्हें ऐसे तैनात किया गया है जैसे पूरे इलाके की बैरिकेडिंग की गई हो। जानकारों का कहना है कि चीन के इस कदम से इलाके में तनाव बढ़ सकता है, क्योंकि यहां पर फिलीपींस पहले से अपना दावा करता रहा है। फिलीपीन तटरक्षक बल के प्रवक्ता जो टैरिएला ने कहा है कि ईरान ने इस इलाके में 352 मीटर का अवरोधक स्थापित किया और इसके अलावा चीन ने भी यहां पर पानी के भीतर 6 पनडुब्बियों को तैनात किया है। और इसलिए मामला बहुत ज्यादा पेचीदा लग रहा है। साउथ चाइना सी ब्लॉक हुआ तो क्या होगा, यह भी जल्दी से देख लीजिए।
33% वैश्विक व्यापार का इलाका यही माना जाता है। साउथ चाइना सी से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। होर्मुज और मंदब स्ट्रेट बंद होने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रास्ता है, और अगर चीन ने इसको ब्लॉक कर दिया तो दुनिया त्राहिमाम कर उठेगी। इसी रास्ते से सिंगापुर, फिलीपींस, जापान का व्यापार होता है, और अधिकांश हिस्से पहले से ही चीन के कब्जे में कृत्रिम द्वीप बनाकर पूरा कंट्रोल करना चाहता है चीन यहां पर। अब देखना होगा कि यहां से चीन क्या खेल खेलता है और ईरान की धमकी क्या रंग लाती है। अगर ईरान ने मंदब स्ट्रेट को और साउथ चाइना सी को चीन ने बंद किया तो फिर हालात और खराब होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुनिया को लगा था कि इजराइल का ध्यान सिर्फ और सिर्फ ईरान पर है। दरअसल अगर कहें तो इजराइल के लिए तुर्की नया ईरान है। जंग का एक और मोर्चा खुलने वाला है। सामने होंगे टर्की और इजराइल। तुर्की को भी इजराइल दुश्मन मानता है। ईरान संघर्ष के लिए इजराइल और तुर्की के बीच तनाव बढ़ाता जा रहा है। तुर्की ने इजराइल पर मानवाधिकार उल्लंघन और नरसंहार का आरोप लगाते हुए नेतन्याहू समेत 35 अधिकारियों के लिए 1100 से 5000 साल तक जेल की सजा की मांग की है। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू की उम्र इतनी बची नहीं है। हो सकता है एर्दोआन को लगता हो कि बेंजामिन नेतन्याहू इन्फिनाइट ईयर्स तक जीते रहेंगे, इसलिए 5000 साल तक की सजा की मांग कर रहे हैं। खैर, तुर्की इजराइल के लिए एक रणनीतिक खतरा बन रहा है, और इजराइल ऐसे किसी भी खतरे को उभरने नहीं देगा। इजराइल के मुताबिक तुर्की नया ईरान बन सकता है। हाल में अमेरिका और तुर्की में भी हालात ठीक नहीं है, वो भी इजराइल को लेकर। और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के लीडर्स ये दावा कर रहे हैं कि दुनिया जहां ईरान की तरफ देख रही है, वहीं इजराइल का अगला निशाना तुर्की है। इजराइल का आरोप यह है कि तुर्की मिडिल ईस्ट में एक गुट बना रहा है। सऊदी पाक के साथ मिलकर एक सुन्नी गुट स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस गुट से इजराइल को परेशानी है। ईरान जंग में शिया गुट के पतन का सपना खाड़ी में तुर्की नया खलीफा बनना चाहता है। इजराइल सीधे तौर पर तुर्की पर हमला करने की योजना अंदर खाने बना तो रहा है, लेकिन दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ चुका है कि टकराव की आशंका की बातें होने लगी। इजराइल और तुर्की के रिश्ते हाल के सालों में खासकर गाजा और फिलिस्तीन के मुद्दे को लेकर काफी बिगड़े हैं। तुर्की के राष्ट्रपति लगातार इजराइल की कार्रवाई की आलोचना करते रहे हैं और खुद को फिलिस्तीन का बड़ा समर्थक बताते हैं। इससे इजराइल को लगता है कि तुर्की उसकी नीतियों के खिलाफ क्षेत्रीय माहौल बना रहा है। तुर्की मिडिल ईस्ट और भूमध्य सागर में भी अपनी पकड़ बढ़ाना चाहता है, खासकर गैस, समुद्री सीमाओं और सैन्य मौजूदगी को लेकर। वहीं इजराइल भी उसी इलाके में अपना स्ट्रेटेजिक हमला बढ़ा रहा है। दोनों देशों के हित कई जगह टकरा रहे हैं। प्रॉक्सी और गठजोड़ को लेकर इजराइल को शक रहता है कि तुर्की कुछ ऐसे समूह के प्रति नरम आ रहा है जिससे उसको खतरा है, जबकि तुर्की मानता है कि इजराइल क्षेत्र में आक्रामक भूमिका निभा रहा है। यानी सीधे तौर पर टकराव की स्थिति बन रही है। खबर है कि अमेरिका नेटो से बाहर निकलना चाहता है। नेटो से अमेरिका बाहर निकला तो नेटो वैसे ही कमजोर हो जाएगा। और अमेरिका की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के बयान को देखा जाए तो वो बार बार नेटो को धमकाते रहे हैं। वर्तमान में अमेरिका के भीतर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जिन्हें नेटो के भविष्य के लिए खतरा माना जा रहा है। तो जानबूझकर क्या नेटो को खत्म किया जा रहा है जिससे कि टर्की पर हमला आसान हो जाए? अमेरिका बार बार यह कह रहा है कि वो नेटो छोड़ देंगे। नेटो से यूएस के बाहर निकलने की संभावना दिख रही है। नेटो को कई बार कायर कह चुके हैं ट्रंप। नेटो देशों को कई बार धमका चुके हैं, पेपर टाइगर का लेवल भी दे चुके हैं। जंग में साथ न देने पर नेटो पर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। नेटो देशों का जंग में आने से इनकार था, आपको याद होगा। ट्रंप के सलाहकारों ने आइस पर रखने को कहा। यूएस केवल संकट के समय ही सक्रिय होगा, इसका स्थायी प्रभावशीलता कम हो सकती है अगर नेटो की बात की जाए।
यानी डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं कि नेटो को खत्म करने के बाद ही अमेरिका और इजराइल के ऊपर जो हमला है वो पॉसिबल हो सकता है, इजराइल की तरफ से टर्की के ऊपर। क्योंकि आज की तारीख में अगर इजराइल ने गलती से भी तुर्की पर हमला किया तो बिकॉज ऑफ द नेटो के चार्टर के हिसाब से नेटो में शामिल 32 के 32 देश इजराइल के खिलाफ जंग में उतरेंगे और ये नेटो का संविधान है। आपको सुनवाते हैं रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ ने कैसे ये बताया कि अमेरिका और इजराइल मिलकर तुर्की पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। I think the attention is shifting from Iran to Malacca to also Turkey, and this is going to be continuous issue. इसीलिए तो नेटो के ऊपर दबाव डाल रहा है ना, नेटो को खत्म करने की कोशिश करा जा रहा है ना। अमेरिका बाहर निकले या ना निकले वो सेकेंडरी, नेटो में एक प्रोविजन है, वो अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। तो टर्की के ऊपर अटैक करेंगे तो नेटो कंट्री साथ में आ जाएगा, लेकिन उसको खत्म करने के लिए आपको पहले नेटो को वीकेंड करना पड़ेगा। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। नेटो में टर्की है ना, उसको हटाना है ना, नेटो को वीकेंड करेंगे, हटाएंगे तभी तो टर्की के ऊपर अटैक होगा। अब मैं क्यों बोल रही हूँ उसको मैं आपको संक्षेप में समझाना चाहती हूँ। पिछले कुछ साल में क्या हुआ है, गाजा को फ्लैटन करा गया है, वेस्ट बैंक में टारगेट करा गया है, सीरिया के टेररिस्ट चीफ को यहाँ पे लाके रेड कारपेट दिया गया अल जुलानी को प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से। उसके बाद आप लेबनान का हाल से हिजबुल्लाह का सिचुएशन देख लीजिए। तो रिपब्लिकन पार्टी के नेता पूर्णिमा नाथ कह रही हैं कि नजर रखिए तुर्की पर हमला हो सकता है, लेकिन यह हमला कब होगा? जब अमेरिका नेटो से बाहर आ जाएगा। अमेरिका नेटो से बाहर कब आएगा? जब अमेरिका ईरान वाला चैप्टर क्लोज कर दे। और जैसे ही ईरान का चैप्टर क्लोज होगा, अमेरिका सबसे पहले यूरोप का हिसाब करेगा और नेटो के अस्तित्व पर खतरा आएगा। इसलिए यूरोपियन नेटो की भी बात की जा रही है, जिसमें यूरोप के देश अपनी सुरक्षा के लिए अपनी सैन्य ढांचे का निर्माण करेंगे, जिसमें अमेरिका नहीं होगा, और उसके बाद एक नए जंग की शुरुआत हो सकती है। देखना होगा इसकी रूपरेखा कैसे बनती है, लेकिन इसकी नींव पड़ चुकी है। वर्ल्ड नाउ में फिलहाल इतना ही। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।